हाँ, बीच में फिर डिस्टरबेंस हो गया था और फिर से आवाज़ आनी बंद हो गई थी। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। तो मैं यह कह रहा था कि अंतिम हिस्सा में जैसे एक दो वाक्य हैं कि शायद जंगल में भूख प्यास नहीं लगती होगी, या पेड़ों के बारे में कहा है। तो कि पेड़ अपनी गोद में हमें लेते हैं, पेड़ हमें क्यों जगह दे रहे हैं। तो भाष्य जो है या कथन है या संरचना है वह एक ही तरह से हमेशा उपन्यास में नहीं होती है, न होनी चाहिए। मुझे यह लगता है कि जब यह कहा जा रहा है कि शायद जंगल में भूख प्यास नहीं लगती होगी, तो इसका मतलब है कि जंगल के भूख और प्यास के प्रति कब लगती है, कैसे लगती है, क्यों लगती है, इसे जानने के लिए आपकी खुद की अनुभूति, आपकी खुद की उपस्थिति, आपकी खुद की संवेदना के प्रति यह बात कही जा रही है, की जा रही है। वैसे ही पेड़ के बारे में या जंगल के बारे में जहाँ भी बात आ रही है वहाँ पर। दूसरी बात, मैं इसी उपन्यास को कहते हुए इसकी बिल्कुल आखिरी पृष्ठ के आखिरी 8-10 लाइनों को पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ी देर तक तिलोका चुपचाप खड़ी रही। तिलोका के घर की ओर से निकला चांद पेड़ के ऊपर चुपचाप खड़ा था। पत्तियों से छनकर रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही थी। तिलोका ने अपनी आंखें नीची कर लीं, लंबी सांस ली और कहा, चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। यह सुनते ही वह चुपचाप चल दी। जब वह घर के अंदर पहुँच गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे पहुँचा। उसने मेरे हाथ में दोना पकड़ाया, मंद उड़ेलने लगी। मैं चुपचाप मंद पीता रहा। काफ़ी देर बाद मैंने कहा, सुबह मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल सुबह। फिर वड्डे और अइतो से कहा, मैं सुबह चला जाऊंगा, मैं सुबह चला जाऊंगा अइतो। उन्होंने सुबह जाने की बात सुनते ही तिलोका की ओर देखा। तिलोका चांदनी रात की पगडंडी पर मेरे सपने में चली जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। मैं सुबह होने के पहले उसके पास पहुंच जाना चाहता था। यूं भी यह रात बहुत लंबी थी। इस रात के सपने में एक और सपना था जहां मैं तिलोका के पीछे पीछे चांदनी रात की पगडंडी पर चला जा रहा था और तिलोका को पुकार रहा था, आ रहा हूँ ननावाय कान, मैं आ रहा हूँ तिलोका, तिलोका वायकान। शुरू का अंश जो हमने पढ़ के सुनाया था उसमें एक सपने में जाने की बात थी, और उपन्यास के अंत में जो हमने पढ़ के सुनाया वह उपन्यास की समाप्ति की थी, लेकिन सपने में से फिर से एक सपने में जाने की बात थी। और इस तरह से जैसे कोई एक स्वप्न जो है समाप्त नहीं होता, उस तरह यहाँ पर यह एक उपन्यास भी समाप्त नहीं होता, और उपन्यास कोई अंतिम तरह से निष्कर्ष नहीं देता, बल्कि यह एक और आगे का रास्ता ही देता है और दे रहा है। तो बहरहाल लेखन और प्रकाशन के समय के बारे में जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से मुझसे पूछा गया था कि इतनी देर क्यों हुई इस उपन्यास के छपने में।
प्रकाशित होने में, बाहर आने में, जब इस समय जबकि यह समय ऐसा है कि प्रकाशन की बात पहले हो जाती है और लिखने का प्रोसेस और पांडुलिपि का प्रोसेस की प्रक्रिया उसके साथ साथ समानांतर चलती रहती है। तो ऐसा क्या था, इस पर भी वह शताब्दी के आ गया। तो यह पिछली था, वह जो 1990 से 2000 का बीच का जो समय था, वह सिर्फ शताब्दी के बदलने का ही समय नहीं था। वह समय था कि एक तरह से अपने प्रति या अपने लेखन के प्रति उस तरह से प्रदर्शन का या विज्ञापन का समय शायद कम था। उसके बारे में बार बार बातें करने का समय भी शायद कम था। एक कारण यह भी हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा कि इसके छपने में देर हुई। दूसरा कारण सबसे है ये कि यह उपन्यास जिस पृष्ठभूमि से और जहाँ से लिखा गया है वह एक आदिवासी बहुल अंचल है। आदिवासी बहुल अंचल से मेरा साबका काफ़ी रहा है और लगातार मैं उसके संपर्क में रहा हूँ। मेरा जन्म जो पहले बिहार राज्य हुआ करता था और वर्तमान में झारखंड राज्य है, उसकी कमिश्नरी या ज़िला पलामू ज़िला में मेरा जन्म है। वह भी एक आदिवासी बहुल ज़िला है, पिछड़ा ज़िला भी है और वहाँ पे भी बहुत सारे संसाधन हैं पृथ्वी के अंदर, भूगर्भ में, कोयला, अभ्रक वगैरह। जहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई वह मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, अंबिकापुर, सरगुजा ज़िला, जो अब छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में जाना जाता है। यह भी एक आदिवासी बहुल ज़िला है। और तीसरा इसमें जो तीसरा जो है कि बस्तर की जो लैंग्वेज की, जो मुरिया लैंग्वेज की बात इसमें आई है अलग से, बिल्कुल मतलब बाकायदा। उसके बगल में हिंदी शब्द भी हैं, बहुत कम आया है, छोटा आया है। जिस तरह से हम अन्य भाषाओं का अपने हिंदी में उपयोग करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का या उर्दू के शब्दों का, अरबी फारसी से आए हुए शब्दों का, अवधी ब्रज से आए हुए शब्दों का, ठीक उस तरह से उसमें उस मुरिया गुंडी का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। वह भी एक आदिवासी बहुल ज़िला है और इस भाषा का भी इस्तेमाल इसमें इसलिए किया गया है, मतलब कुल मिला के ये 3 जगहें हैं, तीनों जगहों से हमारा एक लंबा संबंध रहा है। और इसे बाहर के लोगों के लिए यह आदिवासी बहुल ज़िला, ये बोलने के रूप में यह आदिवासी बहुल ज़िला है, संख्या और ज्ञान के रूप में आदिवासी बहुल ज़िला है। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, जैसे मैं वहाँ रहा हूँ, पलामू हो, सरगुजा हो या बस्तर हो, तो वह मेरे लिए आदिवासी बहुल जगह नहीं है, वह मेरे लिए मेरी जगह है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ की खान पान, वहाँ की बोली बानी, वहाँ के शब्द, वहाँ के त्यौहार, वे हमारे हैं। वो सिर्फ मतलब एक तरह से वो आदिवासी जो है हमारे लिए एक लोकांचल की तरह है, और जिसे आदिवासी अंचल के रूप में अलग से रेखांकित किया जाता है, जो कि है भी, और उसे रेखांकित किया भी जाना चाहिए क्योंकि ये जगहें जो हैं बहुत पिछड़ी जगहें हैं, सुविधाहीन जगहें हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं। पिछली शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति का समय रहा है तब भी नहीं पहुँच पाई थी, और इस 21वीं शताब्दी में जब सूचना और क्रांति का बेहतर समय आ गया है तब भी वह चीज़ें वैसी ही हैं और लगभग वैसी ही हैं। तो इस उपन्यास का इस रूप में आना जो है कि अलग से चीज़ें नहीं कही जा रही हैं, वो यह है कि इसकी पृष्ठभूमि में ही वाचालता नहीं है।
हमारा जो लोक है, हमारा जो आदिवासी अंचल है, वह वाचाल नहीं है, वह एग्रेसिव नहीं है, वह अलग से आक्रामक नहीं है। अपने वह आपके कपड़े को पकड़कर जो है खींच कर नहीं लाता और कहता है कि आप हमें देखो और हमारे बारे में बात करो। वहाँ पे सही सहनशीलता है, सहिष्णुता है, और जीवन जिस रूप में है उस रूप में उसे, उस सहज रूप में उसको देखने, सुनने और चलने का, उसमें रहने का भी वह की हुई जगहें हैं। तो अलग से एक तरह से जो लूट मार की जगहें हैं इन जगहों के बाहर की जो जगहें हैं वे लूट मार की जगहें हैं, समृद्धि की जगहें हैं, संपत्ति की जगहें हैं और संग्रह की जगहें हैं। मैं जिन जगहों से आता हूँ या जिन जगहों से मेरा संबंध है वो संग्रह और संपत्ति की मानसिकता की जगहें नहीं हैं। इसलिए भी यह उपन्यास शायद 20-22 वर्ष बाद छप रहा है, क्योंकि यह उपन्यास लिख दिया गया है तो यह है जैसे एक पेड़ जंगल में खुद से खुद आता है और पनपता है, उस तरह और वो जंगल बन जाता है और जंगल से भी वह अपने लिए बहुत सारी चीज़ें पाता है और जंगल को भी बहुत सारी चीज़ें देता है। ठीक उस तरह से यह उपन्यास है। तो इसके लिए कोई बहुत मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इसे तुरंत और छप ही जाना चाहिए, और इंतजार और धीरज जैसी भी कोई बात मुझे नज़र नहीं आई कि शायद मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ या धीरज रख रहा हूँ। आश्वस्ति की जहाँ तक बात है तो यह तो मैं यदि विजय मोहन सिंह जो अपने समय के बेहद सुचिंतित कथाकार और गद्य और कहानी उपन्यास के समीक्षक आलोचक रहे हैं, यदि वे आश्वस्त थे और उनकी आश्वस्ति थी कि यह अब उपन्यास अपने आप में काफ़ी विलक्षण है, भाषा के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में, जिस तरह से चीज़ों के साथ बरता गया है, संबंधों को बरता गया है उस रूप में, और इस रूप में भी कि इस तरह का उपन्यास शायद उनके देखे में नहीं आया है, ठीक ठीक इस तरह से उपन्यास देखने में नहीं आया है, इसलिए भी यह एक अच्छा उपन्यास हो सकता है। उनकी आश्वस्ति के बावजूद यह उपन्यास टलता रहा, नहीं टल पाया, और अब आप लोगों के बीच है जो सेतु प्रकाशन से आया हुआ है। हम इस उपन्यास के बारे में एक दो बातें और कहना चाहते हैं कि इस उपन्यास में स्वप्न कई तरह से एंटर होता है, कई तरह से प्रवेश करता है, कई बार कई तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग आधार स्तंभों के साथ आता है। यहाँ पे स्वप्न, स्मृति, अर्थ आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं कि स्वप्न स्मृति की यात्रा करता है, स्मृति यथार्थ की यात्रा करता है, यथार्थ स्वप्न में जाता है, स्वप्न जो है स्मृति में और स्मृति स्वप्न में और यथार्थ में, दोनों में तब्दील होता जाता है। और कुल मिलाकर इन सब चीज़ों में, सभी चीज़ों के पीछे जो है जो हमारा ही देखा हुआ, हमारा ही भोगा हुआ, सुना हुआ, समझा हुआ जो जीवन है, और लोग हैं और जगहें हैं और भूगोल है जो मौसम, तो इस उपन्यास में अपनी जगहें आती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे यह उपन्यास बोलता कम है, क्योंकि जहाँ का यह उपन्यास है और जिन लोगों के बारे में है वे कम बोलने वाले लोग हैं, कम बोलते हैं, वे सुनते ज़्यादा हैं, देखते ज़्यादा हैं, वे समझते ज़्यादा हैं, वे निरक्षर हो सकते हैं लेकिन अज्ञानी नहीं हैं। उनके पास ज्ञान स्रोत हैं, और जो अनेक स्रोत हैं वे सिर्फ अंधविश्वास के स्रोत नहीं हैं जो ऐसा कि बाहर कह दिया जाता है। उसमें ज्ञान और विज्ञान के अनेक स्रोत हैं, जिसे अनुभव के रूप में और जीवन के रूप में देखना और समझना और सुनना और उससे पहचानना और उसे खोजना भी आज के समय में वो सबसे ज़्यादा बल्कि ज़रूरी है, उसे खोजना भी बहुत आवश्यक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जगहें जो हैं वाचाल जगहें नहीं हैं, कम बोलती हैं, ज़्यादा देखती हैं, ज़्यादा सुनती हैं, और अपने एक
जीवन की एक समग्रता होती है जिसमें जीवन का बाइफर्केशन नहीं होता है विचारों के रूप में या विकास के रूप में या पर्यावरण के रूप में या भोजन के रूप में या आचरण के रूप में या यात्राओं के रूप में या अपने पुरानी स्मृतियों में जाने के रूप में या आध्यात्मिक या भौतिक रूप में देवी देवताओं उनके लोक को देखने समझने के रूप में ऐसा कोई अलग अलग बाइफर्केशन नहीं है। तो चीज़ें के अलग अलग खाने नहीं हैं, अलग अलग खिड़कियां नहीं हैं जहां पर आप बार बार जाएं, अलग अलग तरीके से जाएं और अलग अलग चीज़ों को एक छांट के लाएं और एक छांट के उस पर फोकस करें। दरअसल यहाँ पे जीवन एक समग्रता के रूप में है। तो यह समग्रता का वैसा जीवन है जो वाचाल नहीं है, तो यह उपन्यास भी उस तरह से वाचाल नहीं है। इसमें अलग से किसी जगह किसी चीज़ के प्रति इंडिकेट नहीं किया गया है कि मैं इस वस्तु पे या इस विषय पर और इसे सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। दरअसल जो हमारे देश में ही कम से कम इतना विस्तार और इतनी विस्तृत और इतने विविध और इतने रंगीन और इतने अनेक वर्णी, अनेक भाषा, अनेक जाति, अनेक रंग की जो चीज़ें हैं जो सब कुछ समुच्चय के रूप में हमारी हैं उनका एक बहुत छोटा सा अंश अनुभूति के रूप में, संवेदना के रूप में यहाँ पर इस उपन्यास में जगह पाई हैं। और मुझे यह नहीं लगता था, समझ में नहीं आता था कि क्या इन अनुभूतियों को, इन संवेदनाओं को भी जो लिख लिया गया है, लिखा जा चुका है, क्या उसे एक व्यापक जन समुदाय के पास लाना चाहिए। इसके प्रति मुझे झिझक थी, क्योंकि यह कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही था जैसे आप अपने जीवन के जीवन पे जो आप सामने जो पर्दे हैं आपको ढकने के लिए, आप उसे हटा दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, अब बाहर आ रहे हैं और एक ऐसे बाहरी संसार में आ रहे हैं जहाँ पे सिर्फ प्रदर्शन है। अनुभूतियों की जगहें सिकुड़ गई हैं, संवेदनाओं की जगहें जो हैं कम हैं, वो कम बची हैं। तो ऐसी जगहों पे इन चीज़ों को लाना, इन आत्मीय चीज़ों को लाना, शायद मुझे लगता था कि उस पर बहुत विश्वास नहीं था कि यह आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था। कहीं वह अपने ही को बाहर लाने का, अपनी ही जगहों को बाहर लाने के कारण के लाना जो उचित है कि नहीं, मतलब कुल मिलाकर ये इस पे रहा। तो खैर यहाँ समय है और इसमें कोई भी समय तात्कालिकता में है, यथार्थ में है। यहाँ पर जो भी जीवन है वह आज भी इस 21वीं शताब्दी में भी जस का तस ठीक वैसा ही है। और ठीक उसी तरह से जो एक जीवन का लय होता है, तमाम सुखों और दुखों के बावजूद, जो अपने सुखों और दुखों की लगभग नहीं चर्चा करता, बहुत कम चर्चा करता है, जो हमारा बहुत सहनशील समाज है, ये लगभग उनकी और उस तरह की बातें हैं जो इस उपन्यास में है। इस उपन्यास को लिखते समय लिखने के पीछे जो है, लिखने में 3 समय आते हैं। एक तो बचपन का समय आता है, एक किशोरावस्था का समय आता है और एक लगभग युवावस्था का समय, लगभग युवकोचित समय आता है। और वे तीनों समय भी जो हैं आपस में एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, यात्रा के रूप में पृथक हैं, लेकिन इसकी संरचना और इसकी संगठना में वे पृथक नहीं हैं। वे बचपन और किशोर और युवावस्था तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों एक दूसरे को तीनों में लगातार आवाजाही है। तीनों अवस्थाएं जो है लगातार विचार करते हैं, विमर्श करती हैं, अपने ही समय के, अपने ही वय के साथ विचार और विमर्श करती हैं और अपने ही एक पिछले समय में देखे हुई चीज़ों को दूसरे से पूछती हैं या दरियाफ्त करती हैं। इस तरह से भी इस उपन्यास को लिखा गया है, या लिखा नहीं गया है, लिखा गया है कहना जो है एक तरह से अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ
लिखने का कार्य किया है। मूलतः यह उपन्यास जो है शायद 10 या 12 दिनों में का लिखा हुआ उपन्यास है, और वे 10 और 12 दिन वे हैं जिसमें मैं सुबह के समय अपने कार्यालय में जाता था और दोपहर तक कार्यालय में लोगों की आवक बनी रहती थी। काम थोड़ा बहुत या नहीं के बराबर शुरू होता था। समय था और रचनाकारों और एक समय था हर तरह का। तो एक तरह से उस बीच जो है एक काम से दूसरे काम के बीच जो भी समय मिलता गया, जैसे सबसे शुरू का समय जो है 1 डेढ़ 2 घंटे का मुझे मिल जाता था, तो सबसे अधिक उसी समय लिखा गया है। तो 10 से 12 दिनों में लिखा हुआ यह उपन्यास है। और बचपन से लेके युवावस्था तक लगभग 25 वर्षों का यह समय काल है जो अवधि का समय काल है, और 20 से 25 वर्षों का ही यह समय इसमें प्रकाशन के लिए भी इंतज़ार एक तरह से कहिए कि है, या विस्मरण कहिए, या इससे दूरी कहिए, जो भी कहिए इसमें हुआ है। यह उपन्यास एक तरह से एक यथार्थ से दूसरे यथार्थ में, एक यथार्थ के स्वप्न से दूसरे यथार्थ के में, और एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न के यथार्थ में यात्रा की तरह भी है यह उपन्यास। उसमें ऐसी भी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक स्वप्न की यात्रा भी है, एक खोज की यात्रा भी है, एक रोमांच की यात्रा भी है, और एक प्रेम कथा भी कहा जा सकता है कि इसमें एक प्रेम भी है। प्रेम में शुद्ध रूप से एक नायक और के लिए लिखा हुआ या उनका के लिए लिखा हुआ प्रेम गाथा है, न उस तरह का प्रेम है। यह प्रेम एक तरह से कहा जाए तो जो 25 वर्षों में जो 3 जगहें हैं, पलामू, सरगुजा और बस्तर, इन 3 जगहों के प्रति प्रेम है। और इन 3 जगहों में जो 25 वर्ष की अनुभूतियों और संवेदनाओं की यात्राएं हैं, उनकी स्मृतियों के प्रति प्रेम है, उन जगहों के प्रति प्रेम है। वे रहन सहन, वे जीवन, वे खान पान के प्रति प्रेम है। शुद्ध रूप से तिलोका वायकान जैसा कि नाम है, तिलोका जो एक लड़की का नाम, मैंने कहा कि लड़की का नाम है, सिर्फ उसके प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि वह प्रेम जो हमने पिछला अभी एक अंश सुनाया सबसे अंत का, वह तो हमने कहा कि वह एक लंबी रात है। जिस लंबी रात की चांदनी रात की पगडंडी पर तिलोका चली जा रही है, वहाँ से एक और स्वप्न की शुरुआत होती है। वह एक बहुत लंबी रात है। तो उस तरह से वह प्रेम की कथा है नहीं, क्योंकि प्रेम का अंत ही नहीं होता है। तो जिस तरह से तिलोका चलती चली जाती है और प्रेम निरंतर बना रहता है, उसी तरह से इस उपन्यास में जो चीज़ें आई हैं वे अनुभूतियों, संवेदनाओं, शिल्प और शब्द और भाषा के रूप में भले ही यहाँ पे हों, पर मेरे लिए वो शुद्ध रूप से और यथार्थ है, मूर्त रूप से है। वो मेरे लिए वस्तु की तरह है जिसमें पूरा समय काल निबद्ध है। एक अंश गया है जिसने के बारे में, वह जो है बिल्कुल अपनी, और वह अपने को वोकल नहीं बनाया है, अपनी संवेदनाओं को वोकल बनाया है। क्योंकि दुख और दर्द एक तो निरंतर चीज़ है, उसे होना चाहिए, उसकी भी जगह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसकी जगह नहीं है। वो बहुत क्षिप्त रूप में एक काया के बीच में, इस पूरे उपन्यास के काया के बीच में कहा जा रहा है पेड़ के बारे में, या जंगल के बारे में, या नदी के बारे में, या कहा जा रहा है कि जंगल में भूख प्यास नहीं लगती है।
लेकिन वह कहा जा रहा है किसी के बारे में और हो रहा है वहाँ के जीवन के बारे में, वो घटित हो रहा है। उनको इंडिकेट करता हुआ, उनके प्रति संकेत करता हुआ भी ये है कि यदि हम ये कहते हैं कि दिन गुजर गया और हमें सुबह जंगल में भटक रहा हूँ दिन भर, हमें भूख प्यास क्या है, जंगल में भूख प्यास नहीं लगती, यदि मैं कहता हूँ तो जाहिर है कि यदि कोई मनुष्य है, पक्षी भी है, तो भी भूख तो लगती ही है। लेकिन उन जगहों पर हमारे शहरों और कस्बों की तरह हर जगह कचौड़ी और समोसे की दुकानें नहीं होती और न ही जेब में पैसे होते हैं कि जब जिस समय पैसा आए एक पकौड़ी या भजिया खा लिया, कचौड़ी खा लिया, जलेबी खा लिए और जहाँ पे आया जब जिस समय हुआ। तो बहरहाल यह है कि अब शुरू हो गया है। तो ये मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटे का समय हो गया है टूटे फूटे समय में, और मुझे 1 घंटे का समय दिया गया था। उसमें बीच में बहुत सारा व्यवधान भी रहा और बहुत बीच में आना जाना भी हुआ, इंटरनेट की समस्या भी हुई। मैं एक बार यह देख लेता हूँ कि यदि कोई प्रश्न हो, किसी का कोई जवाब सा लगे तो मैं उसे देने की कोशिश करूँगा। चलिए, इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं की गई है जिसमें मुझे कहना हो, तो लेकिन जो नाम मुझे दिख रहे हैं, मैं इससे बहुत कंफर्ट नहीं हूँ, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, पर फिर भी इसके बारे में जो हो रहा है, इसमें सरिता पांडे जी, मृगेंद्र सिंह देव जी, उदिता मिश्र, सुचिता राय जी, अमिताभ मिश्र जी, अनिल करमेले जी, मनोज द्विवेदी जी, राजमणि तिवारी जी, देवीलाल पाटीदार जी, संजीत पांडे जी, इतने नाम मुझे जो दिख रहे हैं, छूट भी गए होंगे, मैं कह नहीं सकता। इन सब के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे अधिक मैं जन सुलभ पुस्तकालय के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ, सिर्फ आभार ही नहीं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया, अपना मंच दिया, मुझसे ही बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। मैं जन सुलभ पुस्तकालय का और अर्पण कुमार जी का सचमुच बहुत आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें मैं कह पाया हूँगा, और साथ में यह भी कि इस तरह से कहना काफ़ी मेरा शायद पहला ही कहना है, क्योंकि कहना जो है मेरा या बोलना है वह नहीं होता रहा है। मैं इस तरह से कहता या बोलता नहीं रहा हूँ। फिर भी यदि कुछ बातें मैं कह पाया हूँगा अपने टूटे फूटे रूप में, और बोल पाया हूँगा और कुछ कन्वे हो पाया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।